जरा सोचिए, हजारों सालों तक इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह था। विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकने वाले उन खानाबदोश लोगों से लेकर आज की इस आधुनिक दुनिया को बनाने तक का जो सफर है, वो वाकई कमाल का है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में जाने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ गेहूं के एक दाने या चावल की एक बाली की नहीं है, बल्कि ये तो उस चिंगारी की कहानी है जिसने इंसानियत का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अगर हम पूरे मानव इतिहास को एक तस्वीर में देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। हमारे इतिहास का 96% हिस्सा सिर्फ शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने में बीता। एक बहुत ही लंबा अरसा जब हमारा जीवन पूरी तरह से प्रकृति के रहमो-करम पर था। और फिर अचानक इतिहास के मात्र 4% हिस्से में खेती की शुरुआत हुई। ये बदलाव इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि इसने पूरी दुनिया का नक्शा ही पलट कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द हंटर गैदरर एरा, यानी वो दौर जब इंसान पूरी तरह से एक शिकारी और संग्राहक था। खानाबदोश जीवन और खेती की जिंदगी के बीच का ये अंतर आपको वाकई हैरान कर देगा। उस शुरुआती जीवन शैली में एक अजीब सी बराबरी थी। ना कोई बहुत अमीर था और ना कोई गरीब। उनके खाने में गजब की विविधता होती थी। और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें भोजन जुटाने के लिए हफ्ते में बस 15 से 20 घंटे ही काम करना पड़ता था। आज के बिजी कल्चर में तो ये एक सपने जैसा लगता है ना? इसके उलट जब खेती की शुरुआत हुई तो सुबह से शाम तक की कमर तोड़ मेहनत जिंदगी का हिस्सा बन गई। खाने के विकल्प सिमट गए और समाज में पहली बार ऊंच नीच या एक पदानुक्रम बन गया। हमारे वो पूर्वज केवल किसी तरह दिन काटने वाले साधारण लोग बिल्कुल नहीं थे। वो अपने पर्यावरण के मास्टर थे। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था, जो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी मिलती हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि कड़े संघर्ष के बीच भी उनके अंदर एक शानदार कलाकार जिंदा था। उनके समाज में अपनी निजी संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं होती थी। सब कुछ पूरे कबीले में बराबर बांटा जाता था। लेकिन लाखों सालों तक चला आ रहा प्रकृति के साथ ही संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। अब आते हैं भाग 2 पर, द यंगर ड्राइस क्राइसिस, वो संकट जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से लगभग 12,900 साल पहले एक भयानक जलवायु संकट सामने आया। धरती का तापमान अचानक से बहुत नीचे गिर गया। ये एक ऐसा तगड़ा झटका था जिसने इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। या तो तुरंत हालात के हिसाब से ढल जाओ या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। फिर जाकर करीब 11,700 साल पहले जलवायु ने वापस थोड़ा गर्म होना और स्थिर होना शुरू किया। इस अचानक आई भीषण ठंड को वैज्ञानिक यंगर ड्राइस कहते हैं। इसे आप एक छोटे हिमयुग या मिनी आइस एज की तरह समझ सकते हैं। इसका असर इतना विनाशकारी था कि जंगल तेजी से सिकुड़ने लगे। मैमथ जैसे विशालकाय जानवर जिनका इंसान शिकार करते थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। सीरिया में अबू हुरैरा जैसी पुरातात्विक जगहों से मिले सबूत साफ बताते हैं कि उस दौरान शिकारी समुदायों को खाने के एक भयानक संकट का सामना करना पड़ा था। और इसी भुखमरी और निराशा के बीच एक चमत्कार हुआ, एक यूरेका मोमेंट। किसी ने ध्यान दिया कि गलती से नम जमीन पर जो बीज गिर जाते हैं, वो सिर्फ नष्ट नहीं होते, बल्कि बारिश होने पर उनसे नए पौधे उगाते हैं। ये समझ बहुत धीमी थी, लेकिन ये विचार अपने आप में क्रांतिकारी था कि बीजों को जानबूझकर बोकर हम अपने खाने का एक पक्का इंतजाम कर सकते हैं। और यहीं से नींव पड़ी एक नए युग की। चलिए देखते हैं भाग 3, दुनिया के पहले किसान। कैसे इंसानों ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। मिडल ईस्ट का वो खास इलाका जिसे इतिहासकार फर्टाइल क्रीसेंट या उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं, इस क्रांति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के पास लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास इंसानों ने जानबूझकर बीज बोना शुरू किया। यहाँ उगाई जाने वाली पहली फसलों में गेहूं, जौ, मटर, मसूर और चना शामिल थे। और मजे की बात यह है कि अनजाने में ही सही, मजबूत बालियों और बड़े दानों वाले पौधों को चुनकर उन्होंने शुरुआती जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी थी। इस क्रांति में भारतीय उपमहाद्वीप भी बिल्कुल पीछे नहीं था। 7,000 ईसा पूर्व का समय यहाँ बहुत अहम है। आज के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ की कहानी इसका एक बहुत मजबूत प्रमाण है। मेहरगढ़ में खुदाई के दौरान मिट्टी की ईंटों से बने घर मिले हैं और साथ ही दुनिया में कपास की खेती के सबसे शुरुआती सबूत भी यहीं से पाए गए हैं।
और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ किसी एक जगह पर हो रहा था। खेती की ये चिंगारी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर एकदम स्वतंत्र रूप से भड़की। चीन में लोगों ने चावल उगाना शुरू किया, अमेरिका में मक्का और अफ्रीका में ज्वार बाजरा। इसी के साथ बेहतर पत्थर के औजार बनने लगे और सबसे जरूरी चीज, अनाज को चूहों और नमी से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा था, वो एक निर्माता बन चुका था। खेती ने इंसानों को हमेशा के लिए एक ही जगह पर टिकने के लिए मजबूर कर दिया। आइए भाग 4 पर चलते हैं, बिल्डिंग परमानेंट सोसाइटीज यानी स्थायी समाजों का निर्माण। समाज का ये पूरा विकास बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन की तरह था। सबसे पहले जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ, जिसे हम फूड सरप्लस कहते हैं। अब जब खाने की कमी नहीं थी तो हर किसी को खेत में काम करने की जरूरत नहीं रही। इससे श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ। लोग कुम्हार, लोहार या कारीगर बनने लगे। इसके बाद ये जमीन मेरी है वाले विचार से निजी संपत्ति की शुरुआत हुई और अंत में नियमों, मुखियाओं और सैनिकों के साथ एक सामाजिक पदानुक्रम बना, जिसने दुनिया के पहले शहरों की मजबूत नींव रखी। खेती के बिल्कुल साथ साथ पशुपालन भी शुरू हुआ। भेड़, बकरी और बैलों जैसे जानवरों को पालना एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। ये जानवर ऊन, दूध और खेतों को जोतने के लिए एक स्थायी स्रोत बन गए। फसलों और जानवरों की इस शानदार जुगलबंदी ने छोटे छोटे गांवों को बहुत ही तेजी से बड़े और जटिल शहरों में बदल दिया। पर क्या ये सारी तरक्की मुफ्त में मिली? बिल्कुल नहीं। इस विकास की एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ी। चलिए देखते हैं भाग 5, द कॉस्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन। मानव विज्ञानी जैरेड डायमंड का एक बहुत ही उकसाने वाला विचार है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वो कहते हैं, कृषि मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती है। अब ये दावा पहली बार में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम इसे तटस्थ होकर देखते हैं तो हमें इंसानी तरक्की के उस नुकसान के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? असल में शिकारियों और किसानों के बीच की जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। शिकारियों का भोजन कई तरह के फलों और मांस से भरपूर था, उन्हें हर तरह का पोषण मिलता था, जबकि किसान बस गिनी चुनी फसलों पर निर्भर हो गए। इस एक ही फसल पर निर्भरता ने अकाल और भुखमरी का खतरा बहुत बढ़ा दिया। इसके अलावा घनी आबादी और जानवरों के बहुत करीब रहने की वजह से चेचक और खसरा जैसी नई बीमारियां पहली बार इंसानों में फैलने लगी। काम के घंटे बहुत ज्यादा बढ़ गए और पहली बार समाज में अमीरी गरीबी जैसी असमानता ने जन्म लिया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके ठोस शारीरिक प्रमाण भी मौजूद हैं। शुरुआती किसानों के जब प्राचीन कंकालों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि उनका कद शिकारियों के मुकाबले छोटा था, दांतों में गंभीर सड़न थी और वे कुपोषण के शिकार थे। यही नहीं, उनकी हड्डियों पर गठिया यानी आर्थराइटिस के निशान ये साबित करते हैं कि खेती के लिए उन्हें रोज कितनी कठोर और कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। तो फिर हम वापस उसी पुरानी जिंदगी की तरफ क्यों नहीं लौट गए? जवाब है पॉपुलेशन ट्रैप या जनसंख्या का जाल। खेती की वजह से आबादी में ऐसा जबरदस्त विस्फोट हुआ कि वापस पुराने जीवन की ओर लौटना असंभव हो गया। पुरानी शिकारी जीवन शैली इतने सारे लोगों का पेट कभी नहीं भर सकती थी। यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और समानता की कीमत चुकाकर हमने सामूहिक रूप से जिंदा रहने का रास्ता हमेशा के लिए चुन लिया था। अब आते हैं अपनी चर्चा के छठे और आखिरी पड़ाव पर, वो समझौता जिसने हमारी आज की दुनिया का निर्माण किया। इतने सारे नुकसान और तकलीफों के बावजूद खेती से मिले अतिरिक्त अनाज ने इंसान को सबसे कीमती चीज दी, और वो था खाली समय। जब इंसान की हर रोज की पेट भरने की चिंता खत्म हुई, तभी दिमाग का असली विकास शुरू हुआ। इसी बचे हुए समय ने कला, लेखन, विज्ञान, बड़े साम्राज्यों और अंततः उस आधुनिक तकनीक के लिए रास्ता साफ किया जिसे आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं। ये केवल जिंदा रहने की जद्दोजहद से निकलकर बौद्धिक विकास की ओर बढ़ाया गया एक दर्दनाक लेकिन बेहद जरूरी कदम था। इस पूरे शानदार और जटिल सफर को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। मानव इतिहास में इस विशाल कृषि क्रांति के बाद इंसान का सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमें बताएगा कि इंसानी नवाचार आगे किस दिशा में जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।